before joining Central University of Himachal Pradesh, taught at Department of Education, Delhi University, and Lady Shri Ram College for Women, Delhi University. Sir, please come on the dais and enlighten us with your words. Welcome, sir. वैसे तो ये औपचारिकतावश कहा जाता है कि आइए और हमें एनलाइटन करिए, पर जब भी कोई ये कहता है कि आइए हमें एनलाइटन करिए तो मैं घबरा जाता हूँ। मुझे लगता है कि कुछ भारी भरकम सा काम। लगभग आखिरी वक्ता होने के कुछ अपने फायदे हैं। लगभग मतलब पेनल्टीमेट, आखिरी से ठीक पहले, तो उसकी स्थिति मुल्ला नसरुद्दीन की तरह होती है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को क्लास में भेजा गया कि भाई जाओ पढ़ाओ। उन्होंने जाकर बच्चों से पूछा, भाई पता है आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? सब बच्चों ने कहा हाँ। तो बोले जब पता है तो पढ़ाने की क्या जरूरत, छुट्टी। अगले दिन गए, पूछा पता है क्या पढ़ाने वाला हूं? बच्चों ने कहा नहीं। बोले जिसको नहीं पता उसको दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता, छुट्टी। तीसरे दिन गए और पूछा कि भाई पता है मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? तो बच्चे होशियार थे, आधों ने कहा हाँ और आधों ने कहा ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिनको पता है वो उनको बताएंगे, जिनको नहीं पता है। तो जो मैं नहीं कह रहा हूं वो आने वाले वक्ता कह देंगे, और जो मैं कहने वाला हूं हो सकता है वो मेरे से पूर्व वक्ता कह गए हों। तो इस विषय पर बात करने के पहले दो चार डिस्क्लेमर जो आप लिखते हैं अक्सर। पहली बात, मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, इसलिए जनजातीय समाज पर बात करने का मेरा वैसा एकाधिकार नहीं है जैसा किसी समाजशास्त्रीय या एंथ्रोपोलॉजी के व्यक्ति का हो सकता है। दूसरी बात, मैं हिंदी का भी विद्यार्थी नहीं हूं, तो साहित्य पर बात करने पर मेरा वैसा एकाधिकार नहीं है जो किसी हिंदी के अध्यापक का हो सकता है। शिक्षा लोग कहते हैं ऐसा कि मैं उस पर कुछ बात कर लेता हूं। तो कुल मिलाकर ये जो तीन सबसे मुश्किल शब्द हैं इस विषय में, उन पर बात करना अपने आप में जटिल बनाता। तो हम इस विषय को कुछ खंडों में बांटकर समझने की कोशिश करेंगे। तो एक रिक्त स्थान से शुरू करते हैं। अगर आगे एक रिक्त स्थान होता और ये विषय होता कि सामाजिक मूल्यों के संरक्षण में लोक साहित्य एवं शिक्षा की भूमिका, तो ये विषय बहुत भिन्न होता। पर इसके आगे हमने एक विशेषण सा लगाया है जो कहता है उत्तराखंड की जनजातियों में। तो हम इन विषय को कैसे पकड़ेंगे? और आप विद्यार्थी हैं, आपके पास ये सवाल अक्सर होगा कि साहित्य की क्या कोई सार्वभौमिक परिभाषा है? वैसे तो वक्ता का कहना अच्छा नहीं लगता है, पर अगर आप लोग अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर कर लें तो बहुत बेहतर हो। मैं पुरानी पीढ़ी का आदमी हूँ, भूल जाता हूँ अक्सर कहाँ बोल रहा था। तो क्या साहित्य की कोई सार्वभौमिक परिभाषा है? क्या साहित्य की कोई एक ऐसी परिभाषा हो सकती है जिसके हम नाते कह सकते हैं कि भाई जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा वो साहित्य है और जो गुलशन नंदा लिख रहे हैं वो साहित्य नहीं है? हम कैसे तय करते हैं कि कौन सा साहित्य लोक साहित्य है? क्या ऐसा भी कोई साहित्य होता है जो अलोक साहित्य हो? जब मुंशी प्रेमचंद लिख रहे थे, गोदान लिख रहे थे, निर्मला लिख रहे थे, तो भी वो उसी लोक की बात कर रहे थे।
तो हम ये जब लोक साहित्य में लोक का विशेषण लगाते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी एक साहित्य का महिमा मंडन कर रहे हैं कि कुछ तो साहित्य है, कुछ तो पवित्र जैसा है, और बाकी जनता का लिखा हुआ साहित्य जो है वो लोक साहित्य है। एक साहित्य वो है जो कालिदास लिखेंगे और एक दूसरा साहित्य वो है जो कोई और लिखेगा। तो क्या साहित्य का ऐसा कोई उपक्रम बनाया जा सकता है जिसमें हम कहें कि साहित्य अलग है, लोक साहित्य अलग है? तो क्या जो साहित्य की समस्याएं हैं वो लोक साहित्य में नहीं होती, या लोक साहित्य में ऐसा कुछ होता है जो समाज का दर्पण या प्रतिबिंब ना होकर कुछ और कहता है? सारे साहित्य एक जैसे होते हैं। साहित्य के साथ एक विशेषण लगाना अपने आप में एक बड़ा जटिल काम। तो जैसे अगर आप साहित्य के साथ विशेषण लगाते हैं और उसके साथ जो परेशानियां जोड़कर देखना चाहते हैं, तो जैसे उदाहरण के तौर पर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं पीत साहित्य, या हिंदी भाषा में उसको लुगदी साहित्य भी कहा जाता है, जो फुटपाथ पर बिकता है, जो जेम्स हेडली चेज टाइप होता है, जो आपने अक्सर रेलवे स्टेशनों पर बिकते हुए मोटे उपन्यास देखे हों। तो क्या लुगदी साहित्य या जिसको कहते हैं वो लोक साहित्य भी हो सकता है? क्या वो लोक साहित्य नहीं है? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लोगों ने शायद मुंशी प्रेमचंद की जगह गुलशन नंदा को पढ़ा होगा, ऐसे उपन्यास पढ़े होंगे, या वर्दी वाला गुंडा ज़्यादा बिकता है बजाय किसी क्लासिक लिटरेचर के। तो हम उस साहित्य को कैसे समझते हैं? हम उस साहित्य के साथ अपने समाज के प्रतिरूपण को कैसे देखते हैं? क्या लोक साहित्य कुछ और है, और साहित्य में जब उसको लिपिबद्ध किया जाता है या कहा जाता है तो वो कुछ और बन जाता है? जब मुंशी प्रेमचंद ये लिखते हैं कि स्त्री में जब पुरुष के गुण आते हैं तो वो उल्टा हो जाती है, और पुरुष में जब स्त्री के गुण आते हैं तो वो सज्जन हो जाता है, तो ये कौन से वाले लोक परंपरा की बात हो रही है? और हम कौन से लोक साहित्य को ये मानते हैं कि जो केवल मौखिक है और वो अभी बना नहीं? आइए, खैर क्या कह रहे थे हम? हाँ, जब हम ये बात कर रहे थे कि हम साहित्य की ऐसी कौन सी परिभाषा रचते हैं जो उसको सार्वभौमिक से लोक साहित्य से अलग करता है? ऐसा कौन सा साहित्य है जो दुनियावी साहित्य है? हम और आप ये क्यों मान लेते हैं कि जैसे जब शेक्सपियर की बात होती है, हाँ, ऐसा क्यों होता है कि जब हम शेक्सपियर की बात करते हैं तो कहते हैं कि वो अंग्रेजी साहित्य के महान रचयिता हैं या साहित्य के महान रचयिता हैं, पर जब कालिदास के लिए कोई रूपक चुनना होता है तो हम कहते हैं कि वो संस्कृत के शेक्सपियर हैं? हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि शेक्सपियर जो हैं वो अंग्रेजी के कालिदास हैं? तो आप देखें कि इस साहित्य के क्रम में एक सत्ता, एक वर्चस्व की बात है। जो लोक का साहित्य है, जो जन साहित्य है, उस साहित्य को उस साहित्य से भिन्न रखा जाता है जो हमारे पुस्तकालयों में पहुंचता है, जो हमारी किताबों में पहुंचता है। कौन सा साहित्य ज्ञान है, इसकी वैधता कैसे प्रदान की जाती है? मेरा साहित्य साहित्य है और आपका साहित्य, लिखा हुआ जो साहित्य है वो लोक साहित्य है। जनजातीय साहित्य का क्या चरित्र होगा? क्या जरूरी है कि एक जब जनजाति लिखे तभी वो साहित्य कहलाएगा? क्या जनजातीय साहित्य की ये विशेषता होगी कि उसे किसी जनजाति द्वारा रचा जाना है? नामवर सिंह हिंदी के एक बड़े आलोचक हैं, उन्होंने कहा कि घोड़े पर निबंध लिखने के लिए घोड़ा होना जरूरी नहीं, तो जनजातियों पर साहित्य लिखने के लिए जनजाति होना जरूरी नहीं है। जैसे ये एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा कि क्या स्त्री संबंधित साहित्य केवल स्त्री ही लिख सकती है?
क्या स्त्री विमर्श में पुरुषों का हस्तक्षेप नहीं हो सकता? क्या स्त्री के जीवन की कथा पुरुष नहीं कह सकता? ये अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि जाके पैर फटी ना बेवाई सोखा जाने पीर पराई। तो क्या स्त्री साहित्य पुरुष नहीं लिख सकता? जो लोग साहित्य से थोड़ी भी रुचि रखते हैं वो कृष्ण बलदेव वैद्य का एक उपन्यास पढ़ें, एक नौकरानी की डायरी। उस उपन्यास को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कृष्ण बलदेव वैद्य ने उसमें जो स्त्री जीवन की गाथा लिखी है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि एक पुरुष भी ऐसा देख सकता है। या एक संभ्रांत व्यक्ति, एक उच्च वर्ग से आने वाला व्यक्ति एक नौकरानी की डायरी लिख रहा है और वो उस विमर्श में जाकर लिख रहा है जहां पर वो एकदम भिन्न नजर आता है। खैर, तो मेरा सवाल ये है कि हम कौन से साहित्य को साहित्य कहते हैं, कौन से साहित्य को लोक साहित्य कहते हैं। और एक बड़ा सवाल जो इसके साथ पनपता है वो है मुख्य धाराईकरण। ये क्या जरूरी है कि पैंट पहनने वाले और चम्मच पहनने वाले पैंट पहनने वाले और चम्मच से खाने वाले लोगों को मुख्य धारा का माना जाए, और जो हाथ से खाते हैं और जो मड़ुए की रोटी खाते हैं और शिशौड़ का साग खाते हैं उनको हम मान लें कि ये जनजाति हैं? क्यों जरूरी है कि आशीर्वाद का आटा और एमडीएच की हल्दी खाकर ही आपको विकसित माना जाए? किसका मुख्य धाराईकरण होना, उसे क्यों मुख्य धाराईकरण में लाया जाए? हमारी आपकी विकास की अवधारणा क्या है? जरूरी है कि हम सीमेंट के बने मकानों में रहें तभी वो विकास है? अगर छप्पर में रहने वाली जनजाति या किसी भी तरह के मकान में रहने वाली जनजाति या किसी भी तरह के मकान में रहने वाला लोक है, उस लोक के विकास की अवधारणा क्या? जिस जल जंगल जमीन की आधार पर पूरी एक राजनीति रची जाती है, उस जल जंगल जमीन के प्रति संवेदना रखने वाला जो समूह है वो जनजातीय समूह। पहले हमने आपने विकास की अवधारणा में प्लास्टिक की बोतलें बनाई और अब विकास की अवधारणा में हम कहते हैं नहीं, बांस से बनी बोतल का प्रयोग करो। तो वो तो जनजातीय समाज पहले से कर रहा था। तो विकसित कौन है? विकसित की अवधारणा क्या? आप देखें इस विकास की अवधारणा में मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में विकास की एक अवधारणा के चलते एक बहुत बड़ी संख्या बल को, जनजातियों को बेदखल कर दिया गया। चाहे वो नर्मदा परियोजना रही हो, फिर या उड़ीसा की कोयले की खदानों की परियोजना रही हो, जनजातियों को उनके इलाकों से खदेड़ दिया गया। और फिर हमने कहा कि आपका विकास कैसे होगा? तो आप जो पहले 2 एकड़ के जमीन में खुले इलाके में रहते थे, उनको देहरादून में लाकर 100 गज का प्लॉट दे दिया गया कि अब आप 2 एकड़ जमीन में नहीं रहेंगे, अब आप 100 गज के प्लॉट में रहेंगे देहरादून में। तो विकास की क्या अवधारणा है? विकास हम कैसा चाहते हैं? किसका मुख्य धाराईकरण चाहते हैं? और हम और आप मुख्य धारा से क्या समझते हैं? कोई जरूरी है कि जिसके लोक रंजन में सिनेमा देखना आता हो, जिसके लोक रंजन में एमटीवी देखना आता हो, जिसके लोक रंजन में व्हाट्सएप पर रील्स चलाना आता हो, उसी को मनोरंजन माना जाए, उसी को मुख्य धाराईकरण माना जाए? अपने लोकगीतों को मानना, उस पर सामूहिक नृत्य करना, उसे क्यों नहीं माना जाए? और इसमें आप नहीं मानेंगे कि इस मुख्य धाराईकरण की सबसे बड़ी मांग अगर कहीं से उठती है तो वो बॉलीवुड सिनेमा से उठती है। हमारी आपकी जो जनजाति की समझ है, वो जनजाति की समझ अक्सर फिल्मों से आती है, जिसमें हमें लगता है कि जनजाति जो होते हैं वो पत्ते बांध कर रहते हैं और हुम्बा हुम्बा करके गाते हैं। और ये समझ बड़ी विचित्र सी समझ है जो ये कहती है कि अगर, और हमारे आपकी शिक्षा उसे कैसे समझाती है? जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड में एक कहानी है, भाई बहन की कहानी है, और उसमें बहन की शादी हो जाती है, भाई परिस्थितिवश अनाथ हो जाता है, तो वो अपनी बहन की ससुराल में जाकर रहता है और वहाँ उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हमने आपने शिक्षा में पढ़ा जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, जबकि वो लोक साहित्य में है कि भूसे की रोटी खाएगा हाँ दीदी, चक्की का ओट में सोएगा हाँ दीदी, झाड़ू की मार खाएगा हाँ दीदी। तो हमारा आपका साहित्य उनके साहित्य से ऐसा नहीं है कि बहुत बेमेल है। समस्या यह है कि हमारे यहाँ जो शुगर है वो उस भूसे की रोटी को जगह नहीं देना चाहता। हम और आप किसे मुख्य धाराईकरण से?
अंग्रेजी में वही कविता पढ़ना क्यों ज्ञान की परंपरा हो जाती है, पराकाष्ठा हो जाती है, और उसी बात को अगर हिंदी में कहा जाए या किसी और भाषा में कहा जाए या जनजातीय भाषा में कहा जाए तो वो लोक साहित्य क्यों हो जाती, केवल साहित्य क्यों नहीं रह जाती? हम और आप किसके संरक्षण की बात कर रहे हैं, है ना? जैसे एक बहुत प्रचलित कहानी है जो आप लोगों ने सुनी होगी कि काफल एक फल है, तो उसमें एक बच्चा है जिसके पिताजी उसका लालन पोषण कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, और वो उसको एक काफल की टोकरी देकर जाते हैं और कहते हैं कि बेटा इसमें से खाना नहीं, ये बेचना है, क्योंकि काफल तो संपन्न लोग खाते हैं और जब हम उसको बेच पाएंगे तब हम उससे मड़ुए की रोटी खाएंगे, तो काफल मत खाना। उसके पिताजी और काफल, उस भाषा में कहा जाए तो टीपने चले जाते हैं, और काफल टीपने चले जाते हैं। जब लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि टोकरी में काफल कम हो गया है, तो वो उसको मारते हैं कि भाई तूने काफल क्यों खा लिया? तो कहता है कि मैंने काफल नहीं खाए बौजियो। तो वो कहता है मैंने काफल नहीं खाए बौजियो, पर वो नहीं मानते हैं और उसको मारते हैं और वो मर जाता है। और सुबह उठकर देखते हैं कि वो जो काफल हैं टोकरी में वो उतने ही हैं जितने होने चाहिए थे। तो दिन में जब धूप पड़ी तो काफल सूख गए, तो ऐसे लगा कि टोकरी आधी रह गई है। रात भर में जब चांदनी में नमी पूरी हुई तो फिर वो काफल पूरी टोकरी भर गई। तो ये कहानी अगर आप देखें कि उस काफल की टोकरी को लेकर जो परिवेश है, वैसा ही परिवेश आपको प्रेमचंद की कहानी कफन में दिखाई देता है कि उसमें दो बाप और बेटे जो हैं वो आलू के अलाव के पास इसलिए बैठे हुए हैं कि अगर अंदर गए तो आलू कोई और ले जाएगा। तो प्रेमचंद ने जब लिखा कफन तो वो साहित्य हो गया, और जब उन्होंने लिखा कि मैंने काफल नहीं खाया तो वो लोक साहित्य हो गया। हमें आपको इस बात को देखना होगा कि हम कौन से साहित्य को साहित्य का लगा देते हैं और कौन से साहित्य को कहते हैं कि नहीं ये तो लोक साहित्य है, ये गली मोहल्ले का साहित्य है, या कौन से साहित्य को कहते हैं कि नहीं ये तो लोक साहित्य है, ये गली मोहल्ले का साहित्य है, या आपका बहुत प्रादेशिक साहित्य है। कोई साहित्य प्रादेशिक नहीं होता, बहुत प्रादेशिक साहित्य है। कोई साहित्य प्रादेशिक नहीं होता, कोई साहित्य सार्वभौमिक नहीं होता। अगर आप साहित्य की अवधारणा में आएंगे तो हर सार्वभौमिक नहीं होता। अगर आप साहित्य की अवधारणा में आएंगे तो हर साहित्य वही कहता है जो वो देखता है। हर साहित्य उसी संदर्भ में वही कहता है जो वो देखता है। हर साहित्य उसी संदर्भ और प्रसंग से पनपता है जहां वो साहित्यकार पला बढ़ा है। तो जैसे एक और बहुत मशहूर लोक कथा है, और ये लोक कथाएं कहाँ होती हैं, क्यों नहीं इनको लिखा जाता? मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जब लोक कथाओं की हम बात करते हैं तो हमें लगता है जो दादी कहती थी कंथ, वो कंथ है। बाहर बर्फ पड़ गई है, आप निकल नहीं सकते, घर में अंगीठी जलाकर रख ली गई है, लंबी रात है, सर्दी की बीत नहीं रही है, तब आपके पास 2 GB डेटा भी नहीं है चलाने को, आप वो रात कैसे काटेंगे? तो लोग सब उस अंगीठी के आसपास इकट्ठे हो जाते थे। दादी नानी जो कहती थी वो लोक कंठ है, वो कंठ है। वो कैसे कहा जाता था, उसमें कैसे हुकारी भरी जाती। आप देखिए सुनने वाले का पार्टिसिपेशन कैसे, आप जो भी कहानी सुनते हैं उसमें ऐसा कहा जाता है ना। जैसे उत्तराखंड को केदार प्रदेश भी कहते हैं, है ना, शिवनगरी भी कहा जाता। तो हूं करने का अपना एक महत्व है। अमरनाथ की कथा में कहा जाता है कि जब शिव पार्वती को कथा सुना रहे थे और पार्वती सो गई तो वहां 2 कबूतर थे जो हूं कर रहे थे और बाद में वो अमर हो गए। अभी भी जो लोग अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं वो कबूतर देखना चाहते हैं कि जो हुंकारी भर रहे थे, जो शिव ने पार्वती को कहा। तो हुंकारी भरने का, आप लोगों ने अगर बचपन में कहानी सुनी है तो आपको हुंकार भरनी होती थी। हाँ, और अक्सर ये होता था कि दादी नानी जो कहानी सुनाती थी वो इतनी लंबी चलती थी कि जो हम बच्चे थे हम सो जाया करते थे, तो हुंकार देना बंद कर देते थे, तब उन्हें पता लगता था कि ये तो सो गया। तो खैर, जैसे वो एक कहानी है जो बहुत लोकप्रिय कहानी है कि एक कलुआ है जो कुबचनी है, वो जो भी कह देता है वो सच हो जाता है। तो वो कलुआ कुबचनी है, चल तुम्बा बड़ो बाट मैं क्या जानू बुढ़िया की बात। तो वो लोक साहित्य क्यों हो गया? और रेड राइडिंग हुड हमारी आपकी प्राइमरी की किताबों में क्यों आ गया?
ये बुढ़िया की बात क्यों नहीं प्राइमरी की किताबों में आ पाई? किताबों में कौन से ज्ञान को ज्ञान माना जाएगा, इसका अपना पूरा एक सत्ता का विमर्श है, एक वर्चस्व का विमर्श। देखिए, भेड़ की खाल से ऊन अलग करना भी ज्ञान है। अगर हमको आपको वो भेड़ दे दी जाए तो या तो भेड़ बचेगी या हम, पर भेड़ से जो खाल से ऊन अलग करना है वो ज्ञान के विमर्श का हिस्सा क्यों नहीं बना? वो तो अछूत हो गया, वो ज्ञान, वो आदमी भी अछूत हो गया। पर पंडित जी का ज्ञान ज्ञान हो गया, पोथी का ज्ञान ज्ञान हो गया, और ऊन अलग करना ज्ञान नहीं। जब ये कहा जाता है कि भारतीय विज्ञान को विज्ञान का दर्जा क्यों नहीं मिला, तो इसीलिए नहीं मिला कि जो हाथ से काम करने वाले लोग थे, चाहे वो लुहार थे, सुनार थे, चमार थे, वो जो भी हाथ से काम करने वाले लोग थे, उनको तो हमने ज्ञान के विमर्श से बाहर धकेल दिया। और जब उनको आपने ज्ञान के विमर्श, देखिए कल एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा था अंग्रेजी में, जिसको कह रहे थे लोग कि मार्जिनल और पेरिफरी। मार्जिनल और पेरिफरी पैसे से नहीं होता, मार्जिनल और पेरिफरी व्यक्ति समाज में होता है कि किसके ज्ञान को ज्ञान माना जाएगा, है ना। फिर इसी कहानी में क्यों, जिसको हम लोक बुद्धि कहते हैं कि भालू बड़ा ना बाघ, सबसे बड़ा दिमाग, तो ये जो लोक बुद्धि है, आप अक्सर ये कहते हैं कि आप दूसरे के ज्ञान से ज्ञानवान हो सकते हैं, पर दूसरे की बुद्धि से बुद्धिमान नहीं हो सकते। तो ये परंपराएं कहाँ जाती हैं, क्यों नहीं आती हैं, हमारे आपके दस्तावेज में क्यों नहीं आती हैं? क्या हम और आप भी उसी, एक शब्द है अंग्रेजी का जिसको कहते हैं व्हाइट मैन्स बर्डन। जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तो उन्हें लगा कि ये काले कलूटे लोग सब असभ्य हैं, इनको सभ्य बनाना हमारा काम है, हम सभ्य बनाएंगे, हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे, हम इनको चम्मच से खाना सिखाएंगे, हम इनको क्लब में डांस करना सिखाएंगे, तब ये सभ्य बनेंगे। उनको भी लगता था कि वो भारतीयों का मुख्य धाराईकरण कर रहे हैं। क्या यही भाव लेकर हम जनजातियों के पास नहीं जाते हैं कि तुमको नहीं आता है, हम बताएंगे कि मुख्य धाराईकरण क्या होता है? आपके मुख्य धाराईकरण की कोई बाट नहीं जो रहा है। और उनके संरक्षण के लिए समस्या यह है कि आप उन्हें सामाजिक स्थान दे दें, संरक्षण स्वतः हो जाएगा। अगर आपके यहां नौकरियां केवल अंग्रेजी बोलने जानने वालों के लिए लगेगी तो अंग्रेजी माध्यम का प्रचार प्रसार होगा। वो कहते ना कि एक साहब गए इंग्लैंड और उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, भाई तुम्हारे बच्चे तो बचपन से ही अंग्रेजी बोलते हैं, तो फिर इन्हें स्कूल में सीखने क्या भेजते हो? तो हमारे आपके बच्चे तो स्कूल में ज्ञान लेने जाते ही नहीं, वो तो अंग्रेजी सीखने जा रहे। तो हमारे आपके यहां कैसे इस बात को कहा जाए? एक बात पे और आते हैं, संरक्षण करना है, बहुत सारी चीजों का प्रिजर्वेशन करना है। एक समुदाय वो जिसे आप जनजातीय समाज कहकर चिन्हित कर रहे हैं, जिसको आप मुख्य धारा कह रहे हैं। मुख्य धारा क्यों कह रहे हैं? इसका कोई लोगों ने पा लिया है, सामाजिक प्रगति का कोई प्रतिमान है जो हम लोगों ने पा लिया है और जनजातीय नहीं पा पाए हैं। आप अगर जनजातीय कथाओं को सुनेंगे ना तो उसमें बहुत तरह की कहानियां मिलेंगी। उसमें देवता नचाना भी होता है। आप पता नहीं, आप लोग अगर अपने गांव में रहें तो अक्सर आपने सुना होगा, अपने गांव में रहें तो अक्सर आपने सुना होगा कि फलाने को हनुमान जी आते हैं, ढिकाने को देवी जी आती हैं, जागू लगाना, अठामण करना, मतलब आप ये सब जनजातीय जीवन का हिस्सा। आप कौन कौन से मूल्यों को बचाना चाहते? क्या सारे मूल्य संरक्षण? और उसके पहले अगर आप ये सवाल सोचें कि आप कौन कौन से मूल्यों को बचाना चाहते हैं, आपको ये तय करना होगा कि ये सामाजिक मूल्य बनते कहां हैं। ये क्यों मान लिया जाता है कि जो कोट पैंट पहन रहा है वो ज्यादा विकसित है, जो कुर्ता पजामा पहन रहा है वो कम विकसित है? ये सामाजिक मूल्य क्यों बनता है? कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो वो ज्यादा बेहतर है, जो हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी या गढ़वाली या जौनसारी या कोई भी और भाषा बोल रहा है वो कम विकसित। ये सामाजिक मूल्य कहाँ बनते हैं? जो गाड़ी से चल रहा है वो ज्यादा विकसित है, जो पैदल चल रहा है वो कम विकसित है। ये सामाजिक मूल्य हम कैसे बनाते हैं? जिसके सर पे शिखा है वो ज्यादा विकसित है, जिसके सर पे शिखा नहीं है वो कम विकसित है। ये सामाजिक मूल्य कहाँ बनते हैं?
क्या इन सामाजिक मूल्यों के बनने में कोई द्वंद्व है, कोई वर्चस्व की लड़ाई है? अगर वो द्वंद्व और वर्चस्व की लड़ाई है तो आपको यह भी देखना होगा कि आप कौन से मूल्य बचाना चाहते हैं, और क्या आप सारे मूल्यों को बचाने के लिए तैयार भी हैं। हमारे आपके बीच में अगर कोई एक ऐसा समुदाय रह रहा हो जहां पर पशु बलि सामान्य बात है, आप उसमें से क्या क्या बचा ले जाना? आप जिसे सभ्यता के विकास का क्रम समझ रहे हैं, उस सभ्यता के विकास के क्रम में क्या सारे मूल्य बचाए जाने योग्य हैं या कुछ मूल्यों को त्याग दिया जाना चाहिए? समस्या यह है कि इसका निर्धारण वो व्यक्ति कर रहा है जो उस जीवन से संबंधित नहीं। ये कौन से मूल्य बचाना चाहते हैं और कौन से मूल्य नहीं बचाना चाहते हैं, इसका अधिकार क्षेत्र केवल जनजातियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो क्या क्या बचा ले जाना चाहते हैं और क्या क्या नहीं बचाना चाहते। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोक कथा की जब बात करें तो लोक कथा चाहे हिंदुस्तान की हो, चाहे चेकोस्लोवाकिया की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे केरल की हो, हर कहानी के कुछ सामान्य चरित्र हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने जो लोक कथाएं सुनी हैं उनमें एक देवता जरूर होगा, एक राक्षस होगा, या कोई व्रत की कहानी होगी, या किसी परी की कहानी होगी, या किसी प्रेम की कहानी होगी, या किसी पशु पक्षी की कहानी होगी, या पराक्रम की कहानी होगी। आप किसी भी लोक कथा की बात करें उसमें कोई एक देवता है, कोई एक राक्षस है, कोई एक नायक है और कोई एक खलनायक है। हर कथा का यही भाव होता है। अगर आप कोई लोक कथा सुने तो उसमें अक्सर यह आता है कि एक आदमी पेड़ पर बैठा और वहां पर दो चिड़िया और चिड़ा बात कर रहे थे और वो उनकी भाषा समझ गया, और वो चिड़ा और चिड़ी कहते हैं कि रानी की मृत्यु होने वाली है सांप से काटने के बाद। फिर वो जाकर राजा को बता देता है, राजा उसको पैसा देता। तो आपको पशु पक्षी के जीवन से जुड़ाव वाली बात, जैसे ये अक्सर कहा जाता है कि कुछ पक्षी हैं जो वो ऐसा बोलते हैं, लगता है कि कौन हो, तो वो पूछ रहे हैं कौन हो, तो वो कौन हो क्यों है? तो उसमें अक्सर एक भाई बहन की कहानी सुनाई जाती है कि एक बहन जो है उत्तरायणी का त्योहार उत्तराखंड में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ये कहा जाता है जब बुरांस खिलते हैं तो हर स्त्री के मन में एक उल्लास आ जाता है, क्योंकि बुरांस खिलना एक प्रतीक है कि ये मायके जाने का वक्त हो गया। तो वो लड़की जब उत्तरायणी के त्योहार के लिए जा रही थी तो वो उसकी मृत्यु हो जाती है रास्ते में सांप काटने से। उधर उसका भाई इंतजार कर रहा है कि बहन आएगी और वो मेरे लिए कुछ मिठाई लाएगी। तो वो उसके इंतजार में वो एक पेड़ पर चढ़कर उसको देखता है और उसकी बहन नहीं आती है, और वो पेड़ पर बैठे बैठे इतना इंतजार करता है कि वो कंकाल बन जाता है। और जब वो कंकाल बन जाता है तो उसके अंदर वो पक्षी जैसा भाव आ जाता है, और वो हर आने जाने वाली स्त्री से पूछता है कौन हो। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि कुछ पक्षी ऐसे हैं जो कहते रहते हैं कौन हो। तो कहने का ये मतलब है कि इन कथाओं में आप जिस जीवन को तलाश रहे हैं या उसी का प्रतिबिंब है, उसी का दर्पण है। हम आप कहानी क्यों कहते हैं? एक ये सवाल हमारे आपके मन में हो सकता है कि हम कहानी क्यों कहते हैं। कहानी हाँ सॉरी, कहानी क्यों कहते हैं? कहानी के बारे में तो हम अक्सर सोचते हैं ना कि ये तो मिथक है, ये तो झूठी बात है, काल्पनिक बात है। तो कहानी को ज्ञान क्यों मानते हैं? कहानी क्यों कहते हैं? और कहानी क्यों कही जाए? तो देखिए, कहानी इसलिए कही जाए देखिए, टीचर एजुकेटर होने के अपने भी नुकसान हैं। अगर आपको लगता है कि कक्षा में कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपका ध्यान उधर चला जाए, इसलिए क्षमा चाहता हूं। तो हम कहानी क्यों कहते हैं? कहानी क्यों कहते हैं जब हम मानते हैं कि ये तो काल्पनिक बात है, अरे परी नहीं होती है, अरे देवता भी नहीं होते हैं, राक्षस भी नहीं होते। कहानी क्यों कहते हैं? एक शब्द है
जिसको हम कहते हैं सनद, ताकि सनद रहे, ताकि ये बयान दर्ज रहे, ताकि इस बात की गवाही हो। आपने जितनी भी धार्मिक कहानियां सुनी होंगी वो अक्सर ऐसे ही शुरू होती है। बहुत पुराने समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण रहता था। जहां पंडितों ने लिखी है वो गरीब ब्राह्मण है, और जब जनजातियों ने लिखी है तो उन्होंने लिखा बहुत पुराने समय की बात है, एक लोभी ब्राह्मण रहता था। तो कहीं कहीं गरीब ब्राह्मण है, कहीं कहीं लोभी ब्राह्मण है। भाई जिसका जैसा संदर्भ है, जैसा परिवेश है, वैसी उसने कहानी रची। तो सनद रहे, ताकि इस बात की गवाही रहे। तो आप जब ये धार्मिक कथा सुनते हैं, जैसे अक्सर आपने ये कथा सुनी होगी, सत्यनारायण की कथा सुनी होगी कि एक व्यक्ति ने सत्यनारायण का व्रत नहीं कराया तो वो एकाएक गरीब हो गया। फिर उसने सत्यनारायण की कथा कराई तो वो अमीर हो गया। तो मैं अक्सर पूछता था पंडित जी से कि वो वाली कौन सी कथा थी जो उसने कराई थी। तो बोले नहीं, ये सब तो अधार्मिक सवाल है, आपको तो ये देखना है कि सनद रहे। और सनद कैसे रहती? क्योंकि हमारे यहां सनद का मामला है, जिसको भारतीय दर्शन में हम लोग कहते हैं वर्बल टेस्टिमनी, कि मैंने सुना था और अब मैं कहता हूं। तो जब यह घटना चक्र वहां हो रहा था तो मैंने देखा था, अब मैं इस बात की पुष्टि कर रहा हूं, मैं इस बात की गवाही दे रहा हूं। जैसे आपसे पूछा जाए ना, अदालत पूछती है कि तुमको कैसे पता इसने चाकू मारा, कि साहब मैं वहीं खड़ा था जब इसने चाकू मारा। तो ये जब बात हो रही थी, आपको लोक कथाओं में अक्सर ये मिलेगा कि एक सास बहू की कहानी है, एक पति पत्नी की कहानी है, एक प्रेम की कहानी है, एक परी की कहानी, एक लकड़हारे की कहानी है, एक चीरवान की कहानी। तो हमेशा आपको ये मिलेगा कि जो नैरेटर है, जो कहने वाला है, वो कहीं ना कहीं कहानी में गुथा हुआ होता है। वो कहानी को जब आपने अपनी दादी नानी को कहानी कहते सुना होगा तो वो अक्सर आपको ऐसे लगता होगा कि शायद ये वहीं देख रही थी खिड़की में से, तभी इनको इतना साफ साफ दिखाई दे गया। तो ये सनद रहे, हिंदी साहित्य का एक शब्द है सनद रहे, ताकि इस बात का एविडेंस रहे। मैं जो आपको कह रहा हूं, देखिए जो हिस्ट्री के लोग हैं या सोशल साइंस के लोग हैं या सोशल साइंस का जो रिसर्च है वो बड़े विचित्र मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। जिसको जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो इस शब्द से परिचित होंगे, पॉजिटिविस्ट। मतलब उन्होंने ये मान लिया है कि जो जो दिखाया जा सकता है वही वही ज्ञान है, और जो जो दिखाया नहीं जा सकता वो ज्ञान नहीं है। पर ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में दिखाई नहीं जा सकती। हम लोग बहुत सारी चीज़ें वर्बल टेस्टिमनी से मानते हैं। जब मेरी माँ ने मुझे बताया कि ये तुम्हारे पिता हैं तो मैंने विश्वास कर लिया कि ये मेरे पिता हैं। ये वर्बल टेस्टिमनी का मामला है। मैंने उनको नहीं कहा कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ या मुझे डीएनए सर्टिफिकेट दिखाओ। हमने मान लिया, हम मानने वाली परंपरा के लोग हैं। जब कबीर कहते थे सुनो भाई साधो, तो हम मान लेते थे कि ठीक ही कह रहे होंगे। हम लोग वो हैं, कबीर के लिए तो कहा जाता है ना कि कागज मसी गयो नहीं हाथ, वो तो कभी उन्होंने कागज कलम छुआ नहीं। हम उस मौखिक परंपरा के लोग हैं। उस मौखिक परंपरा के लोगों ने ये अक्सर मान लिया कि जो ये कह रहा है। देखिए, आप वेदों में क्यों विश्वास करते हैं या वेद में विश्वास करने का क्या तर्क दिया जाता है भारतीय? ये कहा जाता है कि जब सनक सनंदन सनत कुमार उस वेद का लिप्यांतरण कर रहे थे, जब वो ब्रह्मा के मुख से निकल रहा था, तो उसका लिप्यांतरण इन ऋषियों ने किया, इन सप्त ऋषियों ने किया, इन 5 ऋषियों ने किया। तो हम उसको क्यों मान लेते हैं कि ये ठीक होगा? क्योंकि हम मानते हैं कि इन्होंने वहीं बैठकर सुना जब ब्रह्मा बोल रहे थे और उसे तुरंत लिपिबद्ध किया। तो प्रेजेंस, आपकी अपनी एक प्रेजेंस जो है वो उस कहानी का मजबूत हिस्सा है कि आपने, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता अखियन की देखी। जो साहित्य है वो कागज की लेखी है और जो लोक है वो अखियन की देखी है। तो मैंने जो देखा, हो सकता है मेरा प्रस्थान बिंदु गलत हो सकता है मेरा वेंटेज पॉइंट गलत हो सकता है मैं दरवाजे की ओट में से देख रहा हूं, मैं संपूर्ण न देख पाया हूं, पर जो मैं कह रहा हूं वो मेरी अखियन देखी है। तो इन लोक कथाओं में वही अखियन देखी है
जो आपके जल, जंगल, जमीन, रोजमर्रा के जीवन की दातून से लेकर पाखाने तक की हर बात आपको इन कथाओं में मिल जाएगी। समस्या यह है कि ये जो कहानियां हैं, जो कंठ है, जो आँखियन देखी है, उसमें से आप मूल्यों को क्यों अलग कर लेना चाह रहे हैं? क्योंकि किसी जीवन में और जीवन के मूल्यों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप मछली से पूछें कि पानी क्या है, तो मछली को नहीं पता कि पानी क्या है। वो एक नरेश सक्सेना की कविता है कि वो उन्हें लगता था, मछलियों को लगता है कि पानी भी तड़पता होगा उनके बगैर वैसा ही जैसा वो तड़पती हैं उसके बगैर। तो जरूरी नहीं, मछली को नहीं पता कि पानी क्या है। जो जनजातीय है उसको ये नहीं पता कि उसको पेड़ लगाना है, उसको ग्लोबल वार्मिंग नहीं पता। उसके लिए पेड़ देवता है, उसके लिए पेड़ रोजमर्रा का मित्र है। वो पेड़ से वही पत्ते चुनता है, वही लकड़ी चुनता है जो अपने आप गिर जाती है। वो एनवायरमेंटल साइंस में डिप्लोमा करके नहीं आया है। उसके मूल्य को आप उसके जीवन से अलग नहीं कर सकते, वो उसकी जीवन शैली है। उसमें क्या क्या संरक्षित करना है, क्या क्या नहीं करना है, इसका अधिकार हमें जनजातीय समुदाय को ही दे देना होगा। हमें उस व्हाइट मैन्स बर्डन से अपने आप को बाहर निकालना होगा, जहां पर हम ये कहते हैं कि हम बताएंगे कि तुम्हारे यहां कौन कौन से मूल्य बचाने लायक। तो हमें उस बात को समझना होगा। मतलब आप बताएं। अच्छा कर लें, मतलब हाँ कर सकते हैं ना। मुझे लगा कि है ना, जैसे मैं जिस बात से शुरू कर रहा था वो उसमें एक कहावत है कि जहाँ महुआ की रोटी माल, शिशौण का साग, माल जाई के कर ले दगड़े 6 भाग। मतलब वो कहते हैं कि जो मड़ुए की रोटी है और शिशौण का साग है, बिच्छू बूटी का साग है, वो रोज रोज खाया जा सकता है। आप एक दिन की चुपड़ी रोटी खाने के लिए उस मड़ुए की रोटी और शिशौण के साग को छोड़ नहीं सकते। पर हमारे आपके मूल्यों में तो आशीर्वाद का आटा हो गया है ना मुख्य धाराईकरण। क्योंकि मड़ुआ भिगोना, पीसना, रोटी बनाना, हम और आप कहते हैं रोटी, हम सब उसको बहुत ग्लोरीफाई कर देते हैं। चूल्हे की बनी रोटी को बहुत ग्लोरीफाई कर देते हैं, पर हम चाहते हैं कि एलपीजी हर घर में पहुंच जाए। हम कहते हैं कि महिलाओं को धुएं से बचाना भी है, पर चूल्हे की रोटी का ग्लोरिफिकेशन भी करना है। तो भ्रम आपके बीच में है, जनजातियों में नहीं है। आप ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि एलपीजी पर जाना है या चूल्हे पे जाना है। आपको लगता है एलपीजी विकास है और चूल्हा जो है वो जनजातीय है। आप उनके लिए चूल्हा बचाना चाहते हैं और अपने लिए एलपीजी चाहते हैं। जब तक आप इस द्वैत में फंसे रहेंगे, इस विरोधाभास में फंसे रहेंगे, आपको हमेशा जनजातीय समाज या लोक समाज जो है वो उससे इतर नजर आएगा। हमें आपको मनुज होने का, जब मैंने कहा मनुज, केवल मनुष्य नहीं, मनुज जो शब्द है उसमें एक भाव है जिसको कहते हैं मनुजता। तो हमें आप में जब मनुजता का भाव आएगा, एका का भाव आएगा, जिसमें काले, पीले, गोरे, गुलाबी, जनजातीय, दलित, स्त्री, पुरुष, विषमलिंगी, जब ये सारे भेद छोड़कर आप अपने आप को मनुज समझने लगेंगे, तो शायद आपके लिए लोक साहित्य और साहित्य की जो बारीक रेखा है वो मिट जाएगी। आप इस बात की चिंता करने लगेंगे कि सामाजिक मूल्य हम और आप किस प्रक्रिया से बना रहे हैं। आप उस प्रक्रिया में सुधार करेंगे, सामाजिक मूल्यों का संरक्षण अपने आप हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने
अपने वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित किया।